नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 के मॉडल पेपर की बात करेंगे। और ये आपका दोस्तों थर्ड मॉडल पेपर है, जिसमें हम जो है आपके लाटेस्ट 150 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके 7 जुलाई 2024 का जो पेपर आएगा उस पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और सीटेट को अगर 101% जो है पास करना है, क्वालिफाइड करना है, तो ये मॉडल पेपर बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है, जिसमें हम बाल विकास, पर्यावरण, भाषा, लैंग्वेज, फर्स्ट सेकंड, गणित, मैथ सभी A to Z बिल्कुल कंक्लूजन बात करेंगे। और कैसे सीटेट एग्ज़ाम पास करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्नों में हम पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी को संबोधित करना है, तो इसके लिए शिक्षक को, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को क्या करना है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना है, छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है सीटेट में सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। दूसरा प्रश्न है, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों में शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी बालक बालिका को शामिल करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वह होती है लचीला पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ही कक्षा के अंदर समान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। जब हम एक ही कक्षा में समान, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि आदि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को बैठाकर पढ़ाएंगे तो वो बेटर हो जाती है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सीडीपी में निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। देखिए, ऐसी दिव्यांगता जो चुनौतियों का कारण बनती है वह होती आत्मकेंद्रितता या स्वालीनता जो होती है। ये सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। स्वालीनता जो होता है ये क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता होती है। इसके क्या होता है, इसके अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने या बड़े व्यक्तियों के साथ बात करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसी को आत्मकेंद्रित और स्वालीनता बोलते हैं। कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बस वही चीज़ समझ लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है, विविधता के महत्व को। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। कोई भी संरचनात्मक कक्षा है और बच्चे की संज्ञानात्मक सहभागिता को प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है, वह कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, और इसके बाद कूट वाला ऑप्शंस दिया गया है। कौन सा सही होगा सभी लोगों को कमेंट करके हमें बताना है, फीडबैक करना है, क्योंकि इस बार सीटेट एग्ज़ाम को 101% फतेह करना है। देखिए, इनमें हमें देखा जाए, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सभ्यता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स, जिनका सपना है सीटेट एग्ज़ाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, संज्ञानात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सभ्यता को किस प्रकार से सुसाधित कर सकते हैं। बच्चों के वार्तालाप द्वारा कर सकते हैं, अध्यापक के संवेगों द्वारा कर सकते हैं, और बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा कर सकते हैं। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा A to Z सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। दोस्तों, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। इनमें से कौन सा कथन इस पर वाक्य समर्थन करता है। यानी क्या वाक्य है कि बच्चों की असफलता मतलब विद्यालय की असफलता जो मान लिया जाता है, उस पर यहाँ पे विचार करना है। देखिए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने विविध गतियों का संज्ञान नहीं लेते। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय इसलिए असफलता होती है, इसलिए कहा भी जाता है कि विद्यालय की व्यवस्था बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा जो होता है वह बच्चों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन की बात होती है, जिससे बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड आप भी हैं।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति होगी। देखिए प्रभावी रणनीति बताना है, तो प्रभावी रणनीति हमारी कौन सी हो सकती है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक बालिका विद्यार्थियों की बात की रही है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। देखो उनमें से क्या क्या विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, संचार अभिव्यक्त करना चाहिए, सूचना के दृष्टिकोण करना चाहिए, लेकिन शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं करना चाहिए। इसलिए करने क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो पूछा जा रहा क्या नहीं करना है, तो रूढ़िबद्धता नहीं करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। यहाँ पे अध्यापक अध्यापिका की बात कर रही है, और पे प्रश्न क्या है, जनजातीय समुदाय के बालक बालिकाओं के सफल समावेश के लिए आप किससे बचना चाहिए, एक शिक्षिका को किससे बचना चाहिए। तो एक शिक्षिका की जो है दोस्तों, उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरे तरह अप्रासंगिक हो, इससे बचना चाहिए। उनके जीवन से प्रासंगिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्र अप्रासंगिक संप्रदायों के संबंध में नहीं बना पाते हैं, जिससे अध्ययन कार्य में बिना रुचि लिए करते हैं। और शिक्षिका को चाहिए कि वह बच्चों के दैनिक जीवन परिवेश के उदाहरण उनमें शामिल करें, जिसमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के सबल सम्मेलन में इससे सहायता प्राप्त होती है, सहायता प्रदान होती है, सहायता मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित जो है संयोजन रणनीति का सही युग्म का है। अब यहाँ पे आप लोगों को सही युग्म बताना। सभी लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। ऑप्शंस देखिएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आ चुका है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, शालीनता। जितना हो सके एक ही सारणी और दिनचर्या में लिप्त होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रंस इज राइट आंसर। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हों। ज्ञान के निर्माण में किस प्रकार से, सक्रिय रूप। तो ऑप्शंस भी हमें देखना है। पॉजिटिव कुछ शब्द होते हैं जो उस ऑप्शन को सही साबित करते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो वह कथन हमारा है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास कैसे होता है, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, जिसे हम समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास शरीर केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। इसी को ही समीप दूराभिमुख सिद्धांत बोला जाता है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। कथन और तर्क, ये समझ लीजिए कि 5-6 प्रश्न आपके टिके हुए हैं इसी में से, कथन और तर्क में से। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन का महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क यह है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए बिल्कुल सही है, दोनों सही दिए गए हैं। और उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दोनों चीज़ें हमारी सही दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके रीजन और तर्क में जो है तो है, अभिकथन और तर्क में जो है आपके कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक ही विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा लिंग और जेंडर। अर्थात लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर का शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब कक्षा बहुभाषी है तो इसके लिए भी सर्वाधिक जो हमारा कथन उचित होता है वो उचित यही होता है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उन भाषा से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आप लोगों का फीडबैक जान लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के लिए संदर्भ में सही दिया गया है? और वह मूल्यांकन के सख्त ढांचा संरचनाओं पर आधारित होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जो है अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त होती है? तो आकलन के लिए हमारी कौन सी उपयुक्त होती है? वो होती बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में जो भाषा विकास होता है वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म दिया गया है? सही सुमेलित होना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अच्छा लड़का लड़की, अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्चित करता है। ये क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बच्चों में समाज, परिवार, विद्यालय में स्वीकृत पाने या अस्वीकृत से दूर रहने का अभिप्रेरण इसमें क्या होता है? तीव्र होता है। और इस समाज, परिवार आदि की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। तो परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। और लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 प्रमुख स्तर हैं। पहला स्तर हमारा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा कहलाता है परंपरागत स्तर और तीसरा कहलाता है उत्तर रूढ़ता स्तर। इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों स्तरों को समझ लीजिएगा, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, ये आपका कथन है। तर्क के विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा उसी सभी संस्कृति परिवेश में भी समान होता है। तो इसमें कथन जो देखा जाए, हमने कथन देखा कि दोनों गलत कथन दिए गए। अब आप बोलेंगे क्यों दिए गए? क्योंकि देखिए, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर में तुलना करके सटीकता से मापा बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास आपकी बहुमुखी प्रक्रिया है, ये भी हमें ध्यान देना है। बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगला है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, विकास के किस सिद्धांत को प्रसिद्ध करता है? क्योंकि फुटबॉल खेलना है तो हमें पहले कूदना और छलांग मारना आना चाहिए। इसी प्रकार सीटेड एग्जाम को क्रैक करना है तो पढ़ने के साथ साथ हमें कैसे क्या चीज़ें हैं ये भी समझना ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिसेड मॉडल पेपर अटेंड कीजिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वह होगा समीप दूराभिमुखी। किस सिद्धांत को? समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, नोट कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिए? देखिए, विकास के बारे में देखा जाए, विकास के बारे में जो हमारे कथन सही होंगे वह हमारे कौन कौन से होंगे? नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो वह हमारा होगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। क्या है? नहीं होती है। प्रश्न क्या कह रहा है? क्या सही नहीं दिया गया है? तो विकास की दर एक समान सार्वभौमिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ये पहला ऑप्शन जो सही दिया गया है। विकास कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता ही होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन कि विकास की दर एक समान सार्वभौमिक है, यह गलत हो जाएगा। अब कथन और तर्क देख लेते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसी कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क यह कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक अनौपचारिक कथनों के जरिए होती है। सभी लोग सोच के कमेंट कीजिए। आई होप सभी लोगों आप लोगों ने सोच लिया होगा। सोचने के साथ आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।
देखिए दोनों सही दिया गया है, क्योंकि एक दोनों की सही व्याख्या भी हो रही है। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को क्या करना है, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके और मुहैया कराना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर अर्थात पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, या सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास कौन सा होगा, सभी लोग बताइए। देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे के स्तर का पारंपरिक नैतिक की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, दूसरे से भी सम्मान पाने की भी इच्छा जाहिर होती है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य होता है दूसरों को प्रसन्न करना, स्वीकृत पाना, जिससे क्या होती है उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो अच्छा लड़का लड़की होगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जीन पियाजे जी के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाएगी, और इसी को ही कहा जाता है समायोजन। जीन पियाजे जी के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझा गया और समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना जो है समायोजन कहलाती है, उसी का नाम ही समायोजन है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, और वह कहलाता है आपका स्कीमा इज द राइट आंसर। स्कीमा से बहुत एक दो प्रश्न बनते ही हैं, आते ही हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। अब प्रगतिशील कक्षा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृत को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो एक अध्यापक दोहरी शिक्षा में क्षमता को जो है सुनिश्चित कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, और वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा गणितीय वैकल्प। क्योंकि इसी वजह से गणितीय वैकल्प जो होता है, डिस्कैलकुलिया जो होता है, यह हो सकता है। गणितीय वैकल्प जो होता है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करती है। गणित दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में, बालक बालिकाओं में गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, दिशा ज्ञान का अभाव होता है। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब आइए गणित की बात आ गई, जहाँ पे गणित की बात आ जाती है तो सभी लोग पेन कॉपी रफ लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब आप यहाँ पे करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा किया था। सुनने भर से काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में वृत्त के भागों को चुनना है। देखिए वृत्त के भाग को देखा जाए तो हमारा परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। डी ऑप्शन सही हो। कोई हमारा ये वृत्त बना हुआ है, ये हमारी जो सर्किल होती है इसको परिधि बोला जाता है। केंद्र जो होता है सेंटर में, उसको केंद्र बोला जाता है। और त्रिज्या होता है, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। व्यास केंद्र की या वृत्त के केंद्र से दोनों वृत्तों को परिधि को जोड़ने वाला, या कह सकते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाला, या वृत्त का सबसे बड़ी जीवा केंद्र का व्यास कहलाती है। तो केंद्र के जो जो भाग हैं वो यहाँ पे पूछा गया है, हमने आप लोगों को बता दिया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो मीता की चाल बराबर क्या होगा, 16/60।
इससे दूरी हमारी निकल के आएगी। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, अर्थात 16/60 गुणे 210। टोटल कटकुट कर दीजिए, 21 गुणे 61 कीजिए, ये सॉरी 21 गुणे 16 कर लीजिए और 6 का भाग कर लीजिए, तो टोटल आएगा 56 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग जिससे बनता है CTET मैथ्स बन जाएगा। अगला है शादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, इसके 5 चक्कर लगाने की कितनी दूरी तय करेगा। 5 चक्कर लगा रहा है। देखिए आयत है तो लंबाई चौड़ाई दो चीज़ें मायने रखती, लंबाई 60 चौड़ाई 20, बस आपका आंसर आ गया। क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 40 धन 60। लंबाई कितनी है आपकी 60 है तो 60 धन 40 कर लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज ना हो आप लोग, क्योंकि जोड़ में तो वही होगा, लेकिन अगर कहीं घटाना और गुणा हुआ तो दिक्कतें हो सकती है। तो जो फार्मूला है 2 गुणे 100 कर लीजिए, 200 मीटर आना चाहिए। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा 5 चक्कर लगा रहा पार्क के, तो ये तो एक चक्कर का आया, अब 5 चक्कर लगा रहा तो 5 का भाग कर दीजिए, 200 मीटर गुणे तो 1000 मीटर आ जाएगा। 1000 मीटर कितना बोला जाता है, 1 किलोमीटर बोला जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ये भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है, वह बस से कितनी दूरी कहेंगे। देखिए आपको फंसाने के लिए क्या गया, किलोमीटर के साथ साथ मीटर में दे दिया गया। जब ऐसी चीज़ें दी जाती हैं तब आपको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना, पॉइंट में बना लेना। पॉइंट में कैसे बनाया जाता है, रानी की स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, 6.375 किलोमीटर। रानी द्वारा स्कूल जाने के पैदल तय की गई दूरी कितनी है, 1.095 किलोमीटर। तो रानी द्वारा बस से तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 6.375 गुणे 1.095, दोनों में घटा लेना है। और जब दोनों को घटा लेंगे हमारी वैल्यू क्या होगी, 5.280 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर और ये 280 क्या आ गया, मीटर आ गया। तो 5 किलोमीटर और 280 बी ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला, यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार से वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए किसी भी वर्ग की भुजा को अगर आधा करेंगे, मान लीजिए कोई भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप 4a होगा, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। यदि वर्ग की भुजा a/2 कर दी, मतलब आधी कर दी जाए, और परिमाप 4 गुणे a/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 2a होगा। क्षेत्रफल में क्या होगा, a/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो a²/4 आ जाएगा। ठीक है, अतः इस प्रकार से वर्ग का परिमाप आधा और क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। तो वर्ग का परिमाप क्या आएगा, आधा, और क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4। आधा और 1/4 क्या कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है, तो बी ऑप्शन को सही कर लेना। जो मैथ्स में कुछ नहीं किया जाता, जो जो कह रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बस फॉलो अप करते जाना। अगले से एक ट्रक जो होता है 1/2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 2.5 घंटे में। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। अब देखिए 120 का दे दिया गया और 80 का पूछा गया है, ये माइंड का गेम हुआ है। यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, एक किलोमीटर का अगर निकाल लेंगे तो फिर अपना निकल आएगा। तो 1 किलोमीटर क्या आ जाएगा, 5/2/120। तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, यहाँ पे लग लीजिए 80 किलोमीटर में कितना लगेगा, 5 गुणे 120 गुणे 2 गुणे 80 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना सॉल्व कर लीजिए, 5/120 गुणे 2 गुणे 80। तो 5/3 घंटे निकल के यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/3 घंटे। इस प्रकार 5/3 को जब भाग करेंगे तो इस प्रकार सकते हैं 1 + 2/3 × 60, अर्थात 1 घंटे 40 मिनट निकल के आ गया। तो 1 घंटा 40 मिनट थर्ड ऑप्शन कह रहा, कर लेना।
ठीक है, समझ लिया आपने? नहीं समझा वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, फिर समझिए। एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है। लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए आर्किड के फूल हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो 2 गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल हैं? समझ लीजिएगा प्रश्न। घुमाया गया है लेकिन कितना घुमाएगा? मैथ्स है, गणित है, सॉल्व करने से ही आएगा। जो कह रहा वो करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए गुलदस्ता के फूलों की संख्या x हो जाएगी। अब गुलाब के फूलों की संख्या गुलदस्ते के फूलों की संख्या कितनी? 1/5 भाग है। दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो गुलाब की संख्या हमारी टोटल कितनी दी गई है? 8 दी गई है। तो प्रश्नानुसार समझिएगा, 2 गुलदस्तों में फूलों की संख्या x गुणे 1/5 बराबर 8। तो x की वैल्यू हमारी कहाँ से निकल गई? यहाँ पे 5 8 40 निकल के आ गई। तो लिली की फूलों की संख्या की फूलों की आधी कह रहा है। क्या कह रहा है? लिली की फूलों की संख्या की आधी कह रहा है, अर्थात 40/2 अर्थात 20 आ गए। अब इसमें से आर्किड के फूल कितने आ जाएंगे? तो आर्किड के फूल हमारे टोटल हैं 40, जिसमें से 40 में हम क्या क्या घटा लेंगे? आर्किड के फूल 8 धन 20 घटा लेना, यानी 40 में से 28 घटा लीजिए तो 12 फूल हमारे किसके निकल आएंगे? आर्किड के फूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ना समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेपर में आपको और समझा देंगे। इसी प्रकार के और प्रश्न कर लेंगे, ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मार्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मार्लिन ने टॉफ़ियों का 2/7 भाग आदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। तो यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफ़ियाँ बची हैं तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ियाँ थी? ऐसा आएगा ही आएगा प्रश्न, ये प्रश्न पक्का रखा हुआ है। टॉफ़ी की जगह कोई और कर सकता है, संख्याएँ बदली जा सकती है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए टॉफ़ियों की संख्या x है, तब हम किस प्रकार करेंगे? तो पहले क्या कर रहा है? 2/7 भाग है, तो यहाँ पे कर लीजिए 2x/7 प्लस x/6 प्लस 2x/5 x करना है यहाँ पे, 2x/5 प्लस x/7 प्लस 2, क्योंकि लास्ट में 2 टॉफ़ियाँ भी बच रही हैं बराबर x के। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को बाहर लाइए तो क्या हो जाएगा? जब 2 को बाहर लाएंगे तो 3x/7 प्लस x/6 प्लस 2x/6 माइनस x बराबर -2। अब 3x कैसे होगा? आपने देखा होगा 2x/7 और x/7 था, ठीक है, इसलिए वो जुड़ गया 2x अगर देखिए कोई संख्या 2x/7 है प्लस x/7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। अब जो ये दिया गया इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 90x, भाई नीचे करेंगे, नीचे आपका एलसीएम लेंगे तो 210 आएगा। 210 आने के बाद अब आपको सॉल्व करना है, तो 90x आ गया प्लस 35x आ गया प्लस 84x आ गया प्लस माइनस 210x आ गया बराबर में -2 आपका है ही है, यानी कि हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई? -x/210 बराबर -2, अर्थात x बराबर 420। किस में दिया गया? डी ऑप्शन में दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार से जो जो प्रश्न कहता है वो आपको करते जाना है और आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगला, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें कि 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है जिसमें उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखिए एक ट्रे में कितने अंडे दिए गए? 12 अंडे भरे जाते हैं और इसके पास 5 अंडे बचे हुए हैं, इसलिए ट्रे को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 7 अंडे चाहिए। कितने चाहिए? 7 अंडे चाहिए। 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था
और ऐसे प्रश्न आसानी आते हैं, बस समझना ज़रूरी है। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है। अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय। अब देखिए 28 सितंबर 2021 को द्वारा कुल समय कितना हो गया, 5:30 में चलती है, तो 24 में से 5:30 घटा लीजिए, बचा 18:30, यानी 18 घंटे 30 मिनट। अब 29 सितंबर को निकालिए। 29 सितंबर को ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, टोटल 21 घंटे 50 मिनट टोटल यहाँ पे लिया गया। तो 28 सितंबर और 29 सितंबर को ट्रेन द्वारा कुल लिया गया समय कितना हो जाएगा, 18 घंटे 30 मिनट पहला आया और 21 घंटे 50 मिनट ये आ गया। बस दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल आएगा 39 घंटे 80 मिनट। क्या गया, 39 घंटे 80 मिनट आ गया। तो सभी लोग जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 यहाँ कर लेंगे तो 40 घंटे हो जाएंगे और 20 मिनट यहाँ कर लेंगे तो 40 घंटे 20 मिनट, जो कि आसान होगा, अच्छा भी दिखता है लिखने में। ठीक है, क्योंकि 60 के ऊपर फिर घंटा में कन्वर्ट हो जाता है 60 मिनट के बाद। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानना है जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है भैया। अब हम कैसे पहचानेंगे, 5 और 7 का गुणज अर्थात 35, 35 का गुणज अर्थात 35 गुणे 8 बराबर 280, अर्थात बी ऑप्शन सही। समझ गए सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं होती हैं, वह कहलाता है एच अक्षर। एच अक्षर में क्षैतिज भी है, ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की रेखाएं सम्मिलित होती, क्योंकि ऊर्ध्वाधर एच आ गया और क्षैतिज भी है आपका। ऊर्ध्वाधर जो होता है सीधी रेखाएं होती हैं और क्षैतिज जो होती जो तिरछी होती, तो दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, वह होगा एच। अगला प्रश्न है, और भी इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट इसलिए है, आइए जानते हैं कैसे इंटरेस्ट बनता है भैया। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांट देती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज़ की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है जो उस कागज़ को 100 बराबर भागों में बांट देती है। अब भी बताइए इनमें से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंग भरा नहीं है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं? देखिए, अमृता ने क्रमशः मान लीजिए 4 5 6 ऊर्ध्वाधर आयकर पट्टी का रंग भर दिया, 3 पट्टियाँ 10 में से मान लीजिए 10 पट्टियाँ हैं, जैसे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें से 3 4 5 उन्होंने क्या रंग वाला भर दिया। ऊर्ध्वाधर आयताकार पट्टियों में लाल रंग इन्होंने भर दिया। अब वह 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो 4 5 6 रंग हुई, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 5 6 में 10 लाइन बांटेगी, तो 3 गुणे 10 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 30। बचे हमारा कितना, इसलिए रंगहीन भागों की संख्या क्या आ जाएगी, 70/100, अर्थात 60/10, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना शुरू किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा। अब देखिए सेकंड की संख्या पूछ लिया गया। देखिए बिंसी द्वारा अखबार पढ़ने का समय टोटल हो गया 2 घंटे 55 मिनट भैया, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 60 गुणे 60, अर्थात 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड हो गए। उसी प्रकार 2 घंटे 55 मिनट लग रहा है, तो इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए, 2 घंटे में सेकंड आ गया। अब 55 गुणे 60 कर दीजिए तो ये 55 मिनट में सेकंड आ जाएगा, यानी 2 गुणे 60 गुणे 60 ये 2 घंटे का सेकंड आ गया, और 55 मिनट गुणे 55 गुणे 60 करने के 55 मिनट का आ गया, दोनों अलग अलग है। तो ये हमारा ये इसका आ जाएगा 7200 और इसका आ जाएगा 3300। तो 72 और 3300 कितने हो गए, 10,500 सेकंड, 10,500 सेकंड, अर्थात बी ऑप्शन सही। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है।
पूर्ण घन मतलब क्यूब होना। तो 4 चौक 16 चौको 64, 64 हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। जैसे अगर 8 दिया रहे, 2 गुणे 4 दूनी 8 दिया रहे, 3 तिकाई 9 तीक 27 दिया रहे, ये होते पूर्ण घन। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों के सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। पेडागोजी आ गई है, ध्यान दीजिएगा। मुक्त प्रश्न, देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या हाँ या नहीं प्रक्रिया में साथ नहीं दिए जाते हैं और ना ही इनका उत्तर देने की एक विधि होती है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों में उत्तर को कई विधि से हल करना पड़ता है, किंतु उत्तर सही होना चाहिए। जैसे 17 का योग करना है, तो 17 का योग करना है तो 9 धन 8 भी 17 होता है, 11 धन 6 17 होता है, 10 धन 10 17 होता है, 12 धन 5 17 होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं, सी ऑप्शन सही होगा, अर्थात ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित में से पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, इस पहेली का उद्देश्य क्या है। इस पहेली का उद्देश्य ही है दोस्तों आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना, क्योंकि 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा तो हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अतः पहेली का उद्देश्य आधार बेस 10 है और स्थानीय मान की संकल्पना को भी प्रबलित करना है, यानी समझाना है, बताना है और बच्चों से बनना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से या से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य मतलब होता है ज्यामितीय आकृतियों को नामों को स्मरण करना। बच्चे होते हैं आकृतियों को देखकर उन्हें अलग अलग पहलू में पहचानते हैं, समझते हैं और उनके आकार और अन्य गुणों के बारे में अपनी समझ को भी बताते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलादन अर्थात हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने की अति उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। हाथों से करना, हाथों से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अध्यापिका चाहती हैं कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। हाथों से नापेंगे तो क्या होगी, ये हाथ क्या होगी, हमारी मानक इकाइयाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय के गणित के अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर अर्थात पैमाना निकालने के लिए कहा, क्योंकि वे लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रहे थे। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुतिसम अर्थात भिन्नार्थक समनाम शब्द कहलाते हैं। तो कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। तो इस प्रकार को चुनौतियों को संबोधित करने के लिए शिक्षिका को जो चाहिए कि जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तो अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। सूक्ष्म भिन्नात्मक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ाने या सुनने में लगभग एक ही लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म भिन्नात्मक शब्द कहलाते हैं। यह कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा अंतर होता है, जैसे रूलर पैमाना, रूलर शासक। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा RULER, ये होगा रूलर यानी पैमाना, और एक होता है RULER, रूलर यानी शासक। पैमाना भी होता है, शासक भी होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है और यही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। पहला समस्या दिया कि 15 संतरों के कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतर रखने होंगे। 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है। अब कक्षा 5 के गणित अध्यापक ऐसा कर रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा वह किस प्रकार से हो जाएगा,
अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाब्दिक समस्या के प्रारूप को उप प्रारूप की स्पष्टता हो जाएगी। क्योंकि अगर सारा कुछ बता चुके तो बस 15 में 3 का भाग कर देना तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा भैया कि 5 में या 5-5 करना पड़े, 3 बराबर भाग में बांटना है तो 5 लाइन आ जाएंगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। निम्न में से क्या बुनियादी संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? देखिए, सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति की बात करें वह होगा कहानी, कविता और खेलों का उपयोग। यह आपका सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं होगा। बाकी हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना, मातृभाषा में निर्देश देना, ये तीनों आपके हो जाएंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए इनमें से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानना, अत्यधिक उपयुक्त हो, और वह होता है बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों, उनसे संबंधित अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया। जहाँ पे अवसर देखेगा पेडागॉजी में वो ऑप्शन अव्वल नंबर पे आ जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं होता है? देखिए, समस्या समाधान में अभिवेकी या अभिवेचित कलन विधि का विकास करना यह शामिल नहीं होगा। इसमें योजना का प्रतिपादन करना शामिल होगा, उत्तर परिणाम को प्रतिपादन करना शामिल होगा, समस्या का स्पष्टीकरण होगा, योजना का प्रस्तावित करना होगा, चीज़ों को सरल बनाना, हर पहलू को देखना, ध्यान समस्याओं पर मत लगाओ, समाधान पर लगाओ, ये चीज़ें होंगी। समस्या पर नहीं लगाना है, समाधान पर लगाना है। राधा के पास 450 रुपये और सीना के पास 550 रुपये हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या का हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 और 550 बीच से हल करता है जोड़कर। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं और इसके जो संभावित कारण होते हैं, रीजन होते हैं कि बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबोधित किया। अधिक शब्द को क्या किया? योग से उसने संबोधित कर दिया। अगला प्रश्न, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं होगा? एक रचनात्मक प्रक्रिया अर्थात सभी लोग समझ गए होंगे, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित देना और प्रोत्साहन देना, अवसर देना पेडागॉजी में पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव ऑप्शंस माना जाता है, पॉजिटिव शब्द माना जाता है। अगला, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित में से प्रश्न पूछे। तो गणित के अध्यापक जो हैं ये गणित की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या प्रश्न पूछे? नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सही होगा पहला, ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी बंद वाले हैं। क्यों है भैया? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8, उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर। मैंने कहा मुक्त उत्तर वाले वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक आए लेकिन अनेक प्रकार से हम हल कर सकते हो। यहाँ पे उत्तर साझा हो जाता है, लेकिन जो आपके दिए गए सी वाला 25 के गुणनखंड वो निश्चित ही होंगे। परिमाप की परिभाषा दीजिए वो निश्चित होगी। ये हो जाएगी हमारे क्या है? बंद सिरे वाले। बंद सिरे वाला मतलब निश्चित परिमाप है, खुला है मतलब उत्तर एक होगा, अनेक प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। तो बंद और खुला दोनों समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक हो जाएगा? अब सृजनात्मक चिंतन का हमें मुख्य सूचक देखना है, वह होता है प्रश्नों को प्रस्तुत कर देना। क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में नए और मूल्यों, विचारों का उत्पादन या समस्याओं का समाधान शामिल होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जानना भी महत्वपूर्ण होता है कि नवीनता के अलावा मौलिकता भी सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और गणित में सृजनात्मकता दो प्रकार से होती है, पहली होती है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैन हील की त्रिविम अर्थात दिक् स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? और वह कहलाता है दोस्तों स्तर संबंध 2। वैन हीले जो है नीदरलैंड के गणितज्ञ थे।
ये बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया है। वैन हीले ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर दिए हैं। पहला 0 स्तर कहलाता है चक्षुषीकरण, फिर फर्स्ट स्तर वो कहलाता है विश्लेषण, फिर तीसरा हमारा आ जाता है अनौपचारिक निगमन, और चौथा आता है हमारा औपचारिक निगमन, और पाँचवा आता है दृढ़ता। तो स्तर 2 जो संबंध होता है वह हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग के तत्समक के रूप में उल्लेखित किया गया है। तत्समक के रूप में उल्लेखित करना, और वह हो जाएगा 0। गणित में किसी समुच्चय के योग का तत्समक अवयव एडिक्टिव एंटिटी वह अवयव होता है जिसको उस समुच्चय के किसी अवयव x में जोड़ने पर x ही प्राप्त होता है। इसलिए 0 इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपका फीडबैक जानेंगे, क्योंकि हर एक पार्ट 30 नंबर का होता है। ईवीएस कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। मिजोरम का जो सबसे प्राचीनतम होता है वह चिराव नृत्य होता है, और जो सत्रिया नृत्य होता है ये असम का लोकप्रिय नृत्य होता है। जो रौफ नृत्य होता है, रौफ नृत्य होगा जम्मू एंड कश्मीर, और गरबा जो नृत्य होता है सभी लोग जानते हैं गुजरात, जीजे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, और वह कहलाता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपका कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। वह दोस्तों 2003। याद रखिएगा 1 फरवरी 2003। और इनकी मौत जो वापस लौटते हुए हुआ था, और यह मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई अंतरिक्ष में से जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कल्पना चावला। दोस्तों पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसला बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थलों का चुनाव भी करते हैं। तो इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो पेड़ के तने में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, और वह होता है बसंत गौरी, बारबेट। और कौवा जो होता है ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, और शकरखोरा जो सनबर्ड होता है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लटकता हुआ। और दर्जी भी जो होता है ये तो अपने जो घोंसला होता है वह चोंच से उसको दर्ज यानी सिल के बनाती है, थैली नुमा एक अंडा बनाती है वो, तो सिल कर बनाती है, इसलिए दर्जी है। शकरखोरा सनबर्ड है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बसंत गौरी जो बारबेट होता है ये तनों में घोंसला बनाता है, और कौवा होता है ऊंची डाल पे बनाता है ताकि कोई भी पक्षी उसके घोंसले पर पहुंच ना पाए। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा, इसका रीज़न क्या है। और इसका रीज़न यही है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, विटामिन सी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। देखिए परजीवी पौधा की बात हुई तो वह कहलाता है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी है, और ये प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाशबेल, अमरबेल, अमरबलरी भी बोला जाता है, और ये साकी परजीवी होता है, इसलिए इसका रंग पीता मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल रंग का होता है। अगला, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। पशुओं द्वारा विस्थापित हों ऐसे पौधों को बताना है, और ऐसे पौधे कहलाता आम। आम पौधे के बीज पशुओं द्वारा होती है, क्योंकि आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत के फलों का राजा भी हमारे बोलते हैं, और इसका मूल प्रजाति को भारतीय आम कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है, और आमों की प्रजाति में मेंगीफेरा होता है, और इस फल की प्रजाति केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती है।
अब धीरे धीरे अब आपके पाकिस्तान, फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। बांग्लादेश में इसके पेड़ का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो जो आपका बीज पत्ती होता है उसको बीज पत्र बोला जाता है, क्योंकि बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण कर सकते हैं। अगला, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 में चलती है और अगले दिन अर्थात 17/10/21 को 16:20 में सूरत पहुंचती है। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल पूछ लिया गया। अब औसत चाल पूछा गया है तब आपसे बनना चाहिए, क्योंकि औसत चाल का फार्मूला ही होता है, क्या फार्मूला होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले घंटे निकाल लीजिए, टोटल कितने घंटा समय लगा। 20:20 से चलती है यानी 8:20 शाम को चलती है। और 4:20 तक यहाँ 4 घंटे 20 मिनट, 16:20 को क्या करते हैं 4 घंटे 20 मिनट बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 20 घंटे निकल के आ गए। अब देखिए दूरी भी निकल के आ गया, समय भी आ गया। अब औसत चाल निकाल लीजिए, 1440 बटे 20 टोटल आएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड निकालना है तो क्या करेंगे भैया? 72 बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करना है तो 5/18 का गुणा कर देना, जब बड़ी यूनिट से छोटे में करते हैं। अगर यही छोटे से बड़े में करना होता तो 18/5 करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी से छोटे यूनिट में कर रहे हैं इसलिए 5/18 कर रहे हैं। तो टोटल हमारा क्या निकल गया? 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाए, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 5/18 को, ठीक है, 18 नीचे रहेगा। अगर छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18 फिर ऊपर रहेगा, 18/5 हो जाएगा। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? अब दिशा भी जानना जरूरी है। यदि आप भारत के मानचित्र पर देखते हैं तो कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा पूछते हैं तो वह चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, नक्शा देखिएगा, नक्शे का ज्ञान जरूरी है। 1-2 प्रश्न आना ही आना है, कन्फर्म है। निम्नलिखित में से प्याज की खेती के विभिन्न चरण दिए गए हैं, प्याज की खेती के बारे में बताना है, कौन सा सही होगा। देखिए प्याज की खेती के लिए सबसे पहले होता है गुड़ाई करना, मृदा को पोल या नरम बनाना होता है। इसके बाद होता है बीज बोना, बीज बोने के बाद खरपतवार उसका निकाल देना। इसके बाद आपका होता है प्याज को उखाड़ कर निकालना। इसके बाद होता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर देना, अर्थात जो डी ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारा सही होगा। अगला है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता, और वह कहलाता है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, इसमें नहीं होता। अगला ये कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताइए। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड दिया गया है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? किस में नहीं होता है? वो होता है तुलसी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? अन्य व्यवस्थाओं का नाम ही है सिरा विन्यास। अगला है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? और वह ढंग कहलाता है समग्र रूप से देखता है, क्योंकि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण के समग्र रूप से देखता है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य क्या होते हैं? बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु बनाना,
प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करना, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु प्रदान करना, पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी वातावरण जोड़ने पर बल देना और पर्यावरणीय मुद्दों पर संवेदनशील बनाना। इसलिए समग्र रूप हो जाएगा। ईवीएस के पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई। किस आधार पर बनाई गई है? थीम पर बनाई गई। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करते हैं, और वह कहलाता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? चुनौती, नीचे ऑप्शन दिए गए। देखिए, चुनौती की बात करें कि चुनौती में कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं और प्रत्येक के समुदाय, सांस्कृतिक और जीवन शैली, इन तीनों पर सामना करना पड़ता है। लेकिन कक्षा के अनुशासन, उसकी व्यवस्था इसका ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ होती है अध्यापिका के लिए, वह होती है ABC ऑप्शन। तो ABC ऑप्शन हमारे डी ऑप्शन कह रहा है, तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या होता है? और वह लक्ष्य होता है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? कौन सा सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाता है? सभी लोग बताइए। और वह होता है, क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? तो सबसे अच्छी तरह से कौन सा परीक्षण करेगा? वह ये होगा कि उर्वरक उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? यह शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण हो। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर हो सकता है या सबसे बेहतर होगा? तो ऑनलाइन संसाधन के बारे में पूछा गया है। तो ऑनलाइन मतलब क्या होता है? इन घटनाओं के कारण, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि, ये होते हैं एनिमेटेड वीडियो प्रदान करना, और ये होता है इन घटनाओं के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? अब खाद्य परीक्षण को शिक्षक को समझाना है तो सबसे बेहतर होगा मुरब्बा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि मुरब्बा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने का बेस्ट उपयुक्त होगा। क्योंकि खाद्य परीक्षण मतलब सेव करना, खाद्य को उपचारित करना और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके उससे खराब होने अर्थात गुणवत्ता, खाद्यता या पौष्टिक मूल्य में कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है और बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। तो खाद्य पदार्थों व भोजन के पौष्टिकता, गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को ही खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और खाद्य परीक्षणों में दही को नहीं कर सकते, ना ही घी को ज़्यादा कर सकते हैं। मुरब्बा और पापड़ को भी किया जा सकता है, लेकिन मुरब्बा इज द राइट आंसर, बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, सुशी देवज्योत समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते समय पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अब देखिए, इस प्रकार के उदाहरण को समझाना तो सबसे उपयुक्त होता है एक किराने की दुकान, क्योंकि एक किराने की दुकान का धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कक्षा में विरोधी की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में जो आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वह कौन सी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और वह प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधित करें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना होगा। अब ज्ञान को विकसित करना है तो इसके लिए छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें और वहाँ पर सभी पौधों की में पहचान करने को कहें। इससे बेस्ट क्या हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन करने के लिए इनमें से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी। अब यहाँ पे समझिए कि संचार के माध्यम को विषय को पढ़ाते समय करना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और इम्पॉर्टेंट बात यही होगा कि छात्रों से क्या कहना है, छात्रों से वे संचार के माध्यमों से चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। इसके साथ साथ उन्हें छात्रों से कहें कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। ए व सी, अर्थात सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करती है शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं और ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं इनका लक्ष्य होता है, क्या होता है, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। अगला जो प्रश्न दिया गया कि सीमा एक अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तु जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। तो छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती हैं। क्यों नहीं समझती? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इसलिए है दोस्तों क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। क्योंकि सीमा एक ईवीएस अध्यापिका है, वह छात्रों को अपने आसपास की वस्तुएं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं और उन वस्तुएं जैसे धातु, पेन, स्टील, चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच इनको पानी में बाल्टी में डालकर देखने तैरेंगी अथवा डूबती हैं। तो छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों के घनत्व के बारे में बताना आवश्यक समझती नहीं है क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। तेरे दोस्तों आपके मॉडल पेपर था जो हमने तीनों किया। और रही लैंग्वेज की बात, तो अगला जो पेपर आएगा लैंग्वेज का करेंगे। तो लैंग्वेज के लिए आपका अलग से प्रैक्टिस पेपर करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे। इसी तरह तैयारी जारी रखिए। कम समय करना है तो बहुत ही आपको समय का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। और इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो माहौल बन जाता है कि आप एग्जाम में ही बैठे हुए हैं जब लगातार क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह तैयारी जारी रखिए, अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।